बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। और आज मैं एक एक और बुनियादी और ज़बरदस्त लेक्चर लाया हूँ जो जिसका टॉपिक है कंपाउंड एंड आयन। कंपाउंड क्या है, आयन क्या है, तो मैं इस पे बात करता हूँ डियर स्टूडेंट। आज यह है लेक्चर नंबर 4 फंडामेंटल कंसेप्ट का। ओके डियर स्टूडेंट, फर्स्ट मैं बात करता हूं अबाउट कंपाउंड। कंपाउंड क्या चीज है? तो कंपाउंड है द सब्सटेंस which is formed by chemical combination up to or more than two different elements in fixed ratio by mass is called compound. Dear student, ये कंपाउंड का डिफिनीशन है। एक ऐसा सब्सटेंस, बहुत सिंपल है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें जो केमिकल कॉम्बिनेशन से बना हो, यानी ये अगर एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स है और उनके केमिकली कंबाइन हो जाने के बाद वो बन जाए। और अगली बात यह है कि उसमें कम से कम दो डिफरेंट किस्म के एलिमेंट हो। ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी 2, 3, 5, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो डिफरेंट किस्म के एलिमेंट हो और वो आपस में मिले, केमिकली मिले और वो न्यूट्रल सब्सटेंस, ओवरऑल न्यूट्रल सब्सटेंस जो बना ले, उसको हम कहते हैं कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल ले लूंगा तो उससे आपको समझने में आसानी होगी। A substance which is formed by chemical combination, फिजिकली नहीं। अगर आप दो एलिमेंट को फिजिकली ऐसा रख ले, कंबाइन करिए, ऐसा नहीं, केमिकली वो मिले, बॉन्ड बना ले। टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर में दो किस्म के एलिमेंट हैं, दो किस्म के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नंबर तादाद के लिहाज से नहीं कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो टोटल तो 3 हो गए, 3 एटम हो गए, ऐसा नहीं। दो किस्म के एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरह अगर आप देखिए ग्लूकोज, जो कि फार्मूला ज्यादातर स्टूडेंट जानते हैं, C6H12O6, उसमें 3 किस्म के एलिमेंट हिस्सा ले चुके हैं। बेंजीन C6H6, उसमें दो किस्म के हैं। तो मेरा मतलब यह है कि कम से कम दो किस्म के डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दो का होना जरूरी है। तो ओके, मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट, मैं अगर ले लूं यही एग्जांपल वाटर, मैं अगर ले लूं ग्लूकोज C6H12O6, मैं अगर कोई और ले लूं H2SO4, अब देखिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, ठीक है, और इनका मास रेशो भी फिक्स है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, तो सिंपल रेशो कर ले 1:8 आता है। तो इसी तरह ग्लूकोज में देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 किस्म के एलिमेंट्स है और वो केमिकली मिल चुके हैं। तो फिर इन एलिमेंट्स के बीच में जो मास का रेशो है वो भी फिक्स रेशो है। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड में 3 किस्म के एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, और वो भी केमिकली कंबाइन है और इनके बीच में भी मास रेशो फिक्स है, वेरिएबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास रेशो है वो 1:8 हो, किसी और जगह पे 1:10 हो, किसी और जगह पे मसलन 2:3 हो।
ऐसा नहीं हो सकता है। थ्रू आउट द ग्लोबल, थ्रू आउट द वर्ल्ड, इनमें जो है कंपोजिशन मास रेशो जो है वो फिक्स रहेगी। तो ये एक क्या है, फिर एक कंपाउंड है। अगली बात ये है, दी स्टूडेंट, अगर डिफिनीशन पे आप देखें तो ये बात क्लियर है कि ये केमिकल कॉम्बिनेशन है। सो कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट वन बॉन्ड। कंपाउंड में एक बॉन्ड का होना मस्ट है। कंपाउंड में एक बॉन्ड का होना मस्ट है। और ये बॉन्ड बॉन्ड नंबर यानी बॉन्ड जो है, बॉन्ड्स ये हो सकते हैं वन या वन से ज्यादा, लेकिन एक का होना जरूरी है। अगली बात ये है कि ये मस्ट हैव एटलीस्ट टू different types of elements। इसमें कम से कम दो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ये देखो मैं लिख चुका हूं, छोटे कुछ एग्जांपल मैं ले चुका हूं, तो इसमें आपको पता है ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दो किस्म के होना मस्ट है। और फिर ये देखे मस्ट हैव एटलीस्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ये दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट, ये भी आपको पता हो कंपाउंड दो किस्म के हैं मेनली। कंपाउंड्स जो है वो हम ब्रॉडली रखते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, और दूसरा है साल्ट्स। क्या है? साल्ट्स, यानी मतलब है ये आयोनिक कंपाउंड है, और ये वाला ये आयोनिक है, और ये वाला हमारे पास कोवैलेंट है। अब ये जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है ये एग्जिस्ट फ्रीली, या ऐसा लिख सकते हैं कैन एग्जिस्ट फ्रीली। और ये जो साल्ट है, आयोनिक कंपाउंड है, कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ये आजाद पाए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब आजाद पाया जाना और ना पाया जाना, इस पे मैं बात करूंगा किसी एक लेक्चर में। मैंने कहा था ये मैं कंसेप्ट, शॉर्ट कंसेप्ट में डिस्कस करूंगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस से क्या मतलब है, और जो फ्री नहीं पाया जाता है उससे क्या मतलब है। लेकिन इसके एग्जाम्पल आप बहुत सारे ले सकते हैं। सोडियम क्लोराइड हो, पोटाशियम क्लोराइड हो, पोटाशियम आयोडाइड हो, और इसके तो ऑलरेडी मैं कुछ एग्जाम्पल ले चुका हूं, आपके सामने मौजूद है। और सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज और वाटर एटसेट्रा। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं कंपाउंड। अब एक चीज और भी सीख ले कंपाउंड के लिए, मैं यहां नहीं इधर लिखता हूं, मे एग्जिस्ट फ्रीली, ये बात मैं लिख चुका हूं या नहीं लिखी है। मस्ट हैव एटलीस्ट वन बॉन्ड, मस्ट हैव एटलीस्ट, अच्छा ये नहीं लिखे है, ये भी सीखे। कंपाउंड जो है में एग्जिस्ट फ्रीली और may not exist freely। ये बात जो मैं कर रहा हूं कि एग्जिस्ट फ्रीली और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, तो मैं यहां लिख भी चुका हूं। अगर आप थोड़ा गौर करें, मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो क्या है? फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं।
और जो साल्ट है, जो अयोनिक कंपाउंड है, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो कंपाउंड जो है उसके डिफिनीशन में सारे के सारे आते हैं, चाहे वो साल्ट टाइप हो, अयोनिक कंपाउंड हो या कोवेलेंट कंपाउंड हो। तो लिहाजा कंपाउंड के लिए ये बंदिश, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एग्जिस्ट फ्रीली। तो कंपाउंड के लिए जो जरूरी चीजें है वो मैं यहां लिख चुका हूं। उसमें क्या है, वन बॉन्ड का होना, कम से कम वन बॉन्ड का होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि उसमें दो किस्म के एलिमेंट, दो से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो किस्म के एलिमेंट का होना जरूरी है। तीसरी बात यह है कि कंपाउंड जो टाइप्स है और उसमें फिर एग्जिस्टेंट फ्रीली हो भी सकता है और एग्जिस्टेंट फ्रीली नहीं भी हो सकते हैं। जो फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं उसकी भी मैं वजाहत कर चुका हूं, और जो फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं उसकी भी मैं वजाहत कर चुका हूं कि वो साल्ट है, वो अयोनिक कंपाउंड है। अब सवाल ये रह गया कि फ्री एग्जिस्टेंस से मतलब क्या है। तो मैं बार बार कहता हूं, इंशाल्लाह इस पे मेरा एक लेक्चर आ जाएगा तो उसमें आप क्लियर हो जाएंगे। अगर स्कूल लेवल या लो लेवल में आप, इंटरमीडिएट लेवल में आप क्लियर नहीं है तो ये बात भी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके, दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं आयंस के। ठीक है, आयन क्या है और उसके टाइप क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आयन के डिफिनेशन करता हूं। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, the atom or group of atom which have lost or gained electron is called ion। वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुके हैं या गेन कर चुके हैं तो उसको हम कहते हैं आयन। तो डियर स्टूडेंट बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन ये H+ या क्लोराइड आयन या एमोनियम आयन या एसीटेट, इसको हम कहते हैं एसीटेट आयन। तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने चंद लिख लिए जिसमें नेट ओवरऑल क्या हुआ है, या इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है या इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। तो ये हमारे पास जो है आयन की डिफिनीशन है। अब आयन जो है मे बी मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक, मे बी मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक, और may have bond और may not have bond। तो आयन के लिए बॉन्ड का होना या ना होना जरूरी नहीं है। तो इनमें बॉन्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा भी बॉन्ड हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ओके, अब उसके बाद हमारे पास आयन दो किस्म के हैं। आयन हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में। ठीक है, हमारे पास ब्रॉडली है केटाइन, क्या चीज है, केटाइन और एनाइन। अब केटाइन क्या चीज है, ठीक है, केटाइन सिंपल बात यह है, एन आयन इन विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, जो ओवरऑल कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज्ड हो। अब मतलब यह है अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है इसके, ये तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इनके पास ज्यादा है, नेगेटिव इनके पास कम है। यानी मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर चुका है, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन या
इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा। और ये जो एनाइन है, अब इसकी एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो मेरे ख्याल में आसान है। कीटाइन H प्लस और इसके अलावा एमोनियम आयन, ठीक है, उसके अलावा सोडियम आयन एटसेट्रा एंड सो ऑन। तो बहुत सारे हैं डियर स्टूडेंट, लेकिन कुछ एग्जांपल मैंने ले लिए। उसके बाद है हमारे पास एनाइन। एनाइन which is negatively charged। अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो डेफिनेटली इसमें जो मैं बात कर चुका हूं, नेगेटिव पार्टिकल ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, प्रोटॉन कम होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बाय बर्थ तो इसमें अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन से नहीं होते हैं। किसी भी एटम में बाय बर्थ यानी नेचुरली इनके अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होते हैं प्रोटॉन से, और ना प्रोटॉन ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से। लेकिन क्या होता है, अगर नेगेटिव ज्यादा किस पे आ चुके हैं तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर चुका है। तो इसका मतलब है गेन्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एग्जाम्पल ले लूं हाइड्राइड आयन, क्लोराइड आयन और साइनाइड आयन, बहुत सारे हैं, हाइड्रोक्सल आयन एटसेट्रा एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट, कीटाइन और एनाइन ये दो किस्म के हैं। अब मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं कि कीटाइन और एनाइन में जो फर्क है, मेन फर्क क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कीटाइन और एनाइन में क्या फर्क है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन तो कर लिया, कीटाइन के ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन कर चुका हूं। अब हम एनाइन की बात करते हैं, सॉरी कीटाइन और एनाइन के कंपैरिजन करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कीटाइन इट इज obtained by losing of electron from atom or molecule। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है। तो ये कैसे हासिल होता है, obtained by gaining of electron by atom or group of atoms। ओके, फर्स्ट कंपैरिजन ये है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुके हैं और ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर चुके हैं। दूसरी बात ये है कीटाइन जो है ये पॉजिटिव होता है। तो जब पॉजिटिव है तो ये कैथोड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैथोड और एनोड आप जानते होंगे। कैथोड को हम जनरली नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो जब कैथोड नेगेटिव है और कीटाइन पॉजिटिव है तो कीटाइन किधर आएगा, कैथोड की तरफ आएगा। किधर आएगा, कैथोड। तो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कैथोड, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कैथोड। और ये जो है अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनोड, ये एनोड की तरफ आएगा। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट तीसरा जो फर्क है ये तो आसान है, ये वाला पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा और ये वाला नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज्ड। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट नंबर 4, प्रोटॉन में कीटाइन में
केटाइन में मैंने कहा कि किसी भी न्यूट्रल एटम में या ग्रुप ऑफ एटम में बाय बर्थ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। न्यूट्रॉन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में सेम होंगे। अब अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इसमें अंदर पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है। तो नेगेटिव कैसे कम होगा? जब ये नेगेटिव इनसे जाए तो इनमें कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि केटाइन में प्रोटॉन नंबर ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर कम होते हैं। तो इसमें डियर स्टूडेंट, प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन्स नंबर, इन दोनों में फर्क होता है। कौन ज्यादा होते हैं? प्रोटॉन नंबर ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नंबर कम होते हैं। इसी तरह यहां पे क्या होता है, अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, एक या ज्यादा, लेकिन गेन कर चुके हैं। तो उसमें नेगेटिव ज्यादा है और पॉजिटिव कम है। प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर, इसमें इनवर्स है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है। ओके जी स्टूडेंट, लास्ट एक और बात भी बताता हूं। ये भी सीख ले कि जब कभी एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से इलेक्ट्रॉन जाता हो तो फिर उनका साइज क्या होता है? कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? मुख्तलिफ वजूहात है। कुछ जगहों पे क्या हो जाता है, कुछ जगहों पे बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल जो पूरा होता है वो खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, सोडियम के एटम में नॉर्मली 3 शेल है, लेकिन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो लॉस्ट कर दे तो इनके शेल मुकम्मल थर्ड शेल खत्म हो जाता है, तो उस शेल 2 रह जाते हैं। तो डेफिनेटली जब 3 शेल से 2 शेल में आ जाता है तो फिर क्या होगा? फिर साइज का कम होना लाजमी है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि नहीं, शेल खत्म नहीं हो जाता है, लेकिन शेल से कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो उस केस में भी साइज कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का थर्ड शेल है या फोर्थ शेल है, लेकिन अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो फिर क्यों कम होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर पहले बराबर थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद प्रोटॉन का रेशो उस पर डोमिनेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन वही रहे और एक कम भी हो गया, चला गया। तो अब न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर डोमिनेंट होंगे, उनको ज्यादा श्रिंक कर देंगे, अट्रैक्ट करेंगे, स्क्वीज कर देंगे, तो लिहाजा साइज में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। लेकिन ये याद रखें, जिस वक्त शेल लॉस हो जाता है, जैसे मैंने सोडियम में बात की, उस वक्त साइज में बहुत ज्यादा चेंज आता है। और जिस वक्त शेल खत्म नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन थोड़ा सा डोमिनेंट हो जाता है, तो उस केस में साइज में फिर भी कमी आती है, लेकिन उतने ज्यादा नहीं आती जिस केस में पूरा के पूरा शेल खत्म हो जाता है। तो मतलब मेरा यह है कि दोनों केसेस में जब भी एटम से, ग्रुप ऑफ एटम से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, केटाइन बनता है, तो केटाइन साइज में छोटा होता है। तो मैं ऐसा लिखता हूं, केटाइन इज स्मॉलर इन साइज देन पेरेंटल एटम। पेरेंटल एटम मीन कि जिस एटम से आपने केटाइन बनाया होता है उस एटम से वो केटाइन छोटा होता है। इसी तरह इस केस में एनाइन is larger in size than parental atom। तो ये अपने पेरेंट एटम से क्या होता है? बिग होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो फिर प्रोटॉन का उतना एफिशिएंसी नहीं होता है कि उनको खींच सके, और एक वजह ये है। और दूसरा, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ जाता है, तो वो शेल को बढ़ा देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ये दो कंपैरिजन हो गए केटाइन और एनाइन के बीच में। अब केटाइन के एग्जाम्पल भी मैं लिख चुका हूँ, बहुत सारे हैं, और एनाइन के एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं और कुछ मैं लिख चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट, इट वाज टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह
आगे मिलेंगे। तो मैं पहले कोशिश करूंगा कि आपके, अगर इनसे आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ले लें। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं फिर कुछ बुनियादी बात कर लूँगा। तो तकरीबन 3-4 लेक्चर मज़ीद हमारे इसी तरह फंडामेंटल चीज़ों पे हो जाएंगे। उसके बाद मैं प्रॉपर वही टॉपिक को आ जाऊँगा, स्टोइकोमेट्री क्या है और फिर स्टोइकोमेट्री के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, कैलकुलेशन है, बगैर कैलकुलेटर के आप कैसे करेंगे, आपके माइंड पे काम करना चाहिए। यानी स्टूडेंट तो सारे पढ़ते हैं, कोई कहता है मैंने 10 मरतबा रिवीजन किया, कोई कहता है मैंने 5 मरतबा किया, लेकिन असल चीज़ क्या है? और इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि 12 घंटे पढ़ता हूँ, कुछ कहते हैं 14 घंटे पढ़ता हूँ। तो नंबर ऑफ हावर्स की गेम नहीं है, ये है माइंड की गेम कि आपने कितना समझा है चीज़ों को। तो कोशिश करें, इंशाल्लाह उसमें आप सीखेंगे कि कैलकुलेटर के बगैर आप ऐसे क्वेश्चन आपके सामने हो, न्यूमेरिकल सॉरी एमसीक्यूज हो, तो आप बगैर कैलकुलेटर के फौरन समझेंगे, कमांड क्लिक करेंगे कि ये कहाँ जवाब है, क्या नहीं है इंशाल्लाह। तो हम उन पे बात करेंगे, बहुत आपको तैयार कर देंगे। लेकिन पहले ये बुनियादी चीज़ें जो कि कुछ स्टूडेंट को इसमें भी प्रॉब्लम होते हैं, ये भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार यहाँ से भी एमटीकेट में एमसीक्यूज आते हैं या जनरल बात आ जाती हैं, तो आया जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको क्लियर हो। ओके जी स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।